नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने वाङ्मय के मुख्य प्रकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वाङ्मय के मुख्य 4 प्रकार हुआ करते हैं और जैसा कि हम कह चुके हैं, बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में वाङ्मय का पर्यायवाची है, वाङ्मय का पर्याय। और इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि साहित्य के भी मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। साहित्य या वाङ्मय का पहला प्रकार जो है वह है सूचनात्मक वाङ्मय या सूचनात्मक साहित्य। सूचनात्मक साहित्य का केंद्रीय विषय सूचना ही हुआ करता है। इसमें सूचना की ही प्रधानता हुआ करती है और सूचना देने के पश्चात इस साहित्य का कार्य संपन्न हो जाता है। अखबारी साहित्य या समाचार पत्रात्मक साहित्य जो है वह मुख्य रूप से सूचनात्मक ही हुआ करता है। दूसरा जो साहित्य है वह प्रेरणात्मक साहित्य। धार्मिक साहित्य जो है प्रेरणा का अक्षय स्रोत हुआ करता है। धार्मिक साहित्य प्रेरणा से परिपूर्ण हुआ करता है। तो प्रेरणात्मक साहित्य जिसका केंद्रीय विषय प्रेरणा हुआ करता है, जिसके केंद्र में प्रेरणा हुआ करती, तो प्रेरणात्मक साहित्य। और साहित्य का तीसरा प्रकार जो है, वाङ्मय का तीसरा प्रकार जो है वह बोधात्मक साहित्य। इसका संबंध जो है बोध के विकास से। यह साहित्य हमारे बोध को विकसित करता है और इस प्रकार के साहित्य में शास्त्र और विज्ञान जो हैं मुख्य रूप से आया करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि सूचनात्मक साहित्य वर्णनात्मक हुआ करता है। प्रेरणात्मक साहित्य जो है वह विवेचनात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार का हुआ करता है। बोधात्मक साहित्य जो है, शास्त्र या विज्ञान जो है, हम लोग समझ चुके हैं कि विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक हुआ करता है। इसमें विवेचन और विश्लेषण मुख्य रूप से हुआ करता है। और साहित्य का चौथा प्रकार जो है ऊर्जात्मक साहित्य। इस साहित्य के पढ़ने से मनुष्य में एक विशिष्ट प्रकार की अभिनव कोटि की ऊर्जा का संचार हुआ करता है। व्यक्ति इस साहित्य को पढ़कर सच्चे अर्थों में मनुष्य होता है, संस्कारवान होता है, संवेदनशील होता है और सामाजिक जीवन के प्रति सजग होता है। उसमें जागरूकता आती है, जगत जीवन से अपने आप को जोड़ कर देख सकता है, देखता है, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ही लिप्त नहीं रहा करता है। यह ध्यान में रखना है। ऊर्जात्मक साहित्य और ऊर्जात्मक साहित्य भावात्मक हुआ करता है और यह जो है अपनी प्रक्रिया में संश्लेषणात्मक हुआ करता है। यह मैंने पिछले वर्ग में अच्छी तरह से समझा दिया है कि ऊर्जात्मक साहित्य भावात्मक होता है, भावपूर्ण होता है और यह जो है अपनी प्रक्रिया में संश्लेषणात्मक हुआ करता है। यह ध्यान में रखना है। विवेचनात्मक या विश्लेषणात्मक नहीं हुआ करता है। अब देखिए, ऊर्जात्मक साहित्य को रचनात्मक साहित्य भी कहते हैं, सरस साहित्य भी कहते हैं, रसात्मक साहित्य भी कहते हैं, रसपूर्ण साहित्य भी कहते हैं, भावात्मक साहित्य भी कहते हैं,
भावपूर्ण साहित्य भी कहते हैं, रमणीयात्मक साहित्य भी कहते हैं, रमणीयतापूर्ण साहित्य भी कहते हैं, और सर्जनात्मक साहित्य भी कहते हैं, और ललित साहित्य भी कहते हैं। और इन सब को, ललित साहित्य को संक्षेप में साहित्य कहेंगे, सर्जनात्मक साहित्य को संक्षेप में साहित्य कहेंगे। तो जितने भी नाम मैंने बताए हैं, प्रत्येक साहित्य जो विशेष्य है उसके पूर्व जो विशेषण लगा हुआ है, तो उससे अलग करके हम संक्षेप में साहित्य ही कहते हैं। भावात्मक साहित्य को संक्षेप में साहित्य कहेंगे, रसात्मक साहित्य को संक्षेप में साहित्य कहेंगे, और इस ऊर्जात्मक साहित्य में, इस भावात्मक साहित्य में कविता आती है, कहानी आती है, अनेक प्रकार के काव्य आते हैं, नाटक आते हैं, जीवनी आती है, उपन्यास आता है, तो आत्मकथा आती है, यात्रा वृत्तांत आता है, रिपोर्टाज आता है। तो ये सब विधाएं जो हैं आती हैं। और बताया भाषा के माध्यम से सामाजिक जीवन की भावात्मक अभिव्यक्ति को साहित्य कहा जाता है। इसका क्षेत्र सामाजिक जीवन है, और साहित्य का संबंध मनुष्य की मानसिक क्रिया से है, और इसमें भाव की प्रधानता हुआ करती है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना है, साहित्य का संबंध मनुष्य की मानसिक क्रिया से है, और इसमें भाव की प्रधानता होती, और जीवन से, सामाजिक जीवन से अथवा जगत जीवन से दूर हटा हुआ साहित्य अपना महत्व खो देता है। और यह भी समझना है कि गणित, व्याकरण, दर्शन, न्याय, विज्ञान और शास्त्र आदि विषयों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से साहित्य सरल हुआ करता है, सुगम हुआ करता है, कोमल हुआ करता है, बोधगम्य हुआ करता है, और सुकुमार हुआ करता है। आप देखिए कि गणित है, व्याकरण है, दर्शन है, न्याय है, विज्ञान है, शास्त्र है, वह कठोर हुआ करता है, कठिन हुआ करता है, दुरूह हुआ करता है, दुर्गम हुआ करता है। और उसकी अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा, इन सब की तुलना में, तुलनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक रूप से साहित्य सरल हुआ करता है, सुगम हुआ करता है, कोमल हुआ करता है, बोधगम्य हुआ करता है, और सुकुमार हुआ करता है। इसलिए साहित्य का संबंध मनुष्य के सुकुमार हृदय से, मन से हुआ करता है। सुकुमार का अर्थ अत्यंत संवेदनशील समझना है। सुकुमार का अर्थ, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर तत्काल रूप से समझना हो, तात्कालिक रूप से समझना हो, तो सुकुमार मतलब अत्यंत संवेदनशील। सुकुमार का अर्थ यही होता है। तो आज हमने समझा है कि जो ऊर्जात्मक साहित्य है वही साहित्य है, काव्य है, और शेष दूसरे प्रकार के जो हैं बोधात्मक साहित्य है। शास्त्रीय विज्ञान यह विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक हुआ करता है। हमारा धार्मिक साहित्य जो है वह प्रेरणात्मक हुआ करता है, और अखबार, समाचार पत्र आदि में सूचनात्मक साहित्य का हमें बृहद अंश देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।